नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल और बुलेटिन शुरुआत करने से पहले हमारे सारे दर्शकों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बढ़ जाएंगे आगे और बड़ी खबर को लेकर आपको बता देते हैं। लगातार आप देखिए पीएजीडी के हवाले से बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट के खिलाफ पीडीजी ने यहां पूरी तरह मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन पर ये डटते हुए नजर आ रहे हैं। पीएजीडी में शामिल दलों ने श्रीनगर में ही हुंकार भर दी है और जीरो ब्रिज पर रोकी गई है पीएजीडी की पूरी तरह से रोष रैली, क्योंकि लगातार आप देखिए पहले दिन ही किस तरह से धरना प्रदर्शन करती हुई पीएजीडी देखी गई है और साथ ही साथ केंद्र सरकार पर डेमोग्राफी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट लगातार श्रीनगर से देखने को मिल रही है, जहां पर पीएजीडी की रोष रैली है और साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि शामिल दलों ने भी श्रीनगर में पूरी तरह से हुंकार भर दी है। पीएजीडी के ये सारे दल हैं जो एक साथ एक मंच पर आते हुए नजर आ रहे हैं और आज यहां किस तरह से लामबंद हो गए हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है, डेमोक्रेसी से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि नेका के जो नेता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, उमर साहब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। उसकी बात है, अभी हम यहीं से आ रहे थे कि जीरो ब्रिज से ही उन्होंने नहीं छोड़ा, जीरो ब्रिज भी बंद किया है डॉक्टर साहब के वहां से। जो जब हम आते हैं सईद साहब की तरफ से वो भी रोड बंद किया है। इवन इतनी अफसोस की बात है, हमारा जो ऑफिस है दोनों गेट बंद किए हैं। तो हम ये तो अफसोस की बात है कि ये हमारा प्रोटेस्ट देखना नहीं चाहते, ये नहीं फेस करना चाहते हैं कि क्या हो रहा है। कल ये अमित शाह जी वो इलेक्शन की बात कर रहे थे किसी जलसे में, वो बेच रहे हैं 370 को। मैं यहाँ के सारे लोगों को बता रही हूँ, आप देखिए हिंदुस्तान इस वक्त इलेक्शन जीतने के लिए 370 बेच रहा है। गली गली यही कह रहा है कि हमने 370 खत्म करके अब कश्मीर को आपके हवाले किया है। यानी कि आप देखिए कह रहे हैं कि अब कश्मीर को आपके हवाले। तो कल तक कश्मीर इनका नहीं था, ये हकीकत है, ये झूठ आज तक बोल रहे थे। कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, कहाँ ताज है? ये तो खुद ही कह रहे हैं कि अब हमने 370 खत्म नहीं चले। चलिए, तो साफ आपने देखा किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता पूरी तरह केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। कश्मीर को मद्देनजर रखते हुए बयानबाजी आज यहां पर की गई है, क्योंकि परिसीमन आयोग के ड्राफ्ट के खिलाफ पीएजीडी पूरी तरह से रोष रैली निकालती हुई और साथ ही साथ पीएजीडी में शामिल कई दल यहां पर श्रीनगर के अंदर हुंकार भर रहे हैं और धारा 370-35 को लेकर किस तरह से बातचीत हो रही है, साफ आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं कि बैनर्स लेकर किस तरह ये लोग पहुंचे हुए हैं और साथ ही साथ यहां पर साफ तौर पर निशाना केंद्र सरकार पर साधा जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सईद रूफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रूफ, क्या कुछ अपडेट है, किस तरह से पूरी रैली वहां पर निकाली जा रही है? क्योंकि लगातार आप देखिए केंद्र सरकार पर आरोपों का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से। बिल्कुल आशा, देखिए डिलिमिटेशन के हवाले से, डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात के हवाले से पीएजीडी ने पहले ही एक हफ्ता पहले, तकरीबन 10 दिन पहले ही कहा था कि 1 जनवरी 2022 को पीएजीडी जो है एक साइलेंट प्रोटेस्ट करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इनके लीडरान और दूसरे उनके जो लोग हैं वो साइलेंट प्रोटेस्ट करेगी। मगर आज सुबह ही इंतजामिया ने जो पीएजीडी के लीडरान है, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, मुजफ्फर शाह, उनके घरों की बात कड़ी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। उनको घर नजरबंद रखा गया है, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है और जो बुक्का की तरफ रास्ता जा रहा है लाल चौक से, उसको भी बंद कर दिया गया है खारदार तारों से। मगर उसके बावजूद भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की जो लीडरशिप है, जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की है। श्रीनगर में राजबाग इलाके में पीडीपी के कुछ लीडरान ने रूप भट्ट, मोहम्मद यासीन भट्ट के सरदारी में कुछ एहतजाज किया और लाल चौक की तरफ कोशिश की है, मगर जाने नहीं दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पार्टी हेडक्वार्टर पर जो उनके कुछ लीडर हैं वहां पे उन्होंने एहतजाज करने की कोशिश की। मगर लेकिन रूप, यहाँ पर सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अलग अलग बयान जो है वो देखने को मिलते हैं। चाहे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में अलग तरीके से बयानबाजी है और विकास के मुद्दे को मद्देनजर रखते हुए जम्मू संभाग में बात की गई थी उमर अब्दुल्ला की तरफ से। लेकिन आज जिस तरह से धारा 370 और 35A को लेकर एक बार फिर सड़कों पर आते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए आशा, 370 को लेकर नहीं है ना, ये 35A को लेकर, ये डिलिमिटेशन को लेकर है। जो दिल्ली हदबंदी कमीशन ने जो सिफारिशात रखी है जिसमें जम्मू को ज्यादा सीटें दी जा रही है और कश्मीर डिवीजन को कम सीटें दी जा रही है, उस पर उन्होंने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये जम्मू कश्मीर की आवाम को बांटने की बात हो रही है। जायज है, लेकिन डेमोग्राफी को लेकर तो ये बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि पहले जिस तरह से गुप्कार डिक्लेरेशन बात करता हुआ नजर आता था, उसके बाद गुप्कार डिक्लेरेशन बिखरता हुआ नजर आया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ महबूबा मुफ्ती अपनी बात पर अड़ी हुई हैं धारा 370 और 35A को लेकर। एक बार फिर से गुप्कार डिक्लेरेशन जो है वो एक मंच पर आता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आज डेमोग्राफी को बड़ा मुद्दा बनाया गया हो, लेकिन 370 और 35A की भी बैनर्स लेकर पहुंचे हुए हैं ये लोग। बिल्कुल आशा, देखिए अगर हम गुप्कार अलायंस की बात करें, बीच में हम कह सकते हैं कि दूरियां नहीं हुई थी, क्योंकि सजाद लोन निकल गए थे जो पार्टी गुप्कार अलायंस के जिनको स्पोक्स पर्सन बनाया गया था, मगर बीच में ज्यादातर ना मीटिंगें हुई है और ना स्टेटमेंट बाहर आए थे। मगर आज की अगर हम डेट की बात करें तो आज जो अलायंस के लोग हैं वो फर्म है, क्योंकि हालिया दिनों में आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला ने कहा, इशारा भी दिया है कि जो आने वाले असेंबली इंतखाबात होंगे वो मिलकर लड़े जा सकते हैं और जो गुप्कार अलायंस की इकाइयां हैं वो मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक स्टैंड पे कायम है गुप्कार अलायंस, चाहे वो 370 को लेकर, 35A को लेकर और अब डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात को लेकर। तो बिखरने की बात नहीं है। मुझे लग रहा है कि इलेक्शन भी साथ में ही लड़े गए थे रूफ, और उसके बाद रिजल्ट सबने देखा कि क्या कुछ था। रिजल्ट सामने है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें तो गुप्कार अलायंस ने ली हुई थी, मगर कहीं पे इनको एक दूसरे के खिलाफ इनके कैंडिडेट सामने आए थे, जो बार बार बात नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी की सरबराह कर रहे हैं कि ज्यादा वक्त उनको नहीं मिला था डीडीसी इंतखाबात में, और असेंबली इंतखाबात में इनको टाइम मिल रहा है। ये फ्रेमवर्क कर रहे हैं, जिस तरह ये बार बार बात कर रहे हैं, जैसे महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला या मोहम्मद यूसुफ तारिगामी के इंतखाबात एक होके लड़े जा सकते हैं। तो कहीं ना अब आने वाले दिनों में पता चल सकता है कि ये कोशिश कितनी रंग लाएगी, मगर फिलहाल ये कह सकते हैं कि जो गुप्कार अलायंस है वो एक पेज पे है और स्टैंड पे कायम है। डे फर्स्ट से जो उनके स्टैंड रहे हैं उन्हीं को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और आज जो मुद्दा था, आज जो एहतजाज था, वो सिर्फ इस बात को लेकर था कि जो सिफारिशात हदबंदी कमीशन ने रखी है उनको वो नामंजूर कर रहे हैं, वो मंजूर नहीं है, क्योंकि अवाम को इनके मुताबिक गुप्कार अलायंस के जो लीडर ने कह रहे हैं कि अवाम को बांटने की बात हो रही है, तो अवाम को बांटने नहीं दिया जाएगा। ये सिफारिशत को वापस लेना होगा, बराबर हिस्सा जम्मू डिवीजन को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए और उसके साथ साथ कश्मीर डिवीजन को भी बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। उस पर एहतजाज था जो आज सरकार ने होने नहीं दिया। यहां पर आप देखिए ना, 90 सीटें अगर बताई जा रही थी, 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि जो इन्होंने फिगर, सरकार ने फिगर सामने रखे या हदबंदी कमीशन ने, मगर कल भी आप जिस तरह मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने कहा था कि पॉपुलेशन के हिसाब से ही इसको आगे लाना चाहिए और जो सेंसस 2011 है उसके मुताबिक ही होना चाहिए। तो हदबंदी कमीशन और गुप्कार जनता को बरगलाने की एक बार कोशिश फिर यहां गुप्कार गठबंधन जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर आम जनता को सोच विचार करने की काफी जरूरत है कि डीडीसी चुनावों में भी इसी तरह से काम किया गया था और अब विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए भी हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद रूफ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से गुप्कार गठबंधन लगातार धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है और आज यहां पर मुद्दा बनाया गया है डेमोग्राफी को लेकर कि डेमोग्राफी के साथ छेड़छाड़ हो रही है और इसीलिए गुप्कार गठबंधन एक बार फिर से सड़कों पर उतरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसी तरह से सपने जो है वो आम जनता को डीडीसी के चुनावों में भी दिखाए गए थे, लेकिन उसके बाद क्या कुछ मंजर देखने को मिला था वो आम जनता बहुत अच्छे से जानती है और जनता जनार्दन है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको लिए चलेंगे डोडा और वहां पर दिखाएंगे किस तरह से सफाई कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चेनाब रीजन में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल बदस्तूर जारी है और हड़ताल से रामबन में भी चारों ओर गंदगी पसर गई है और कई सभासदों ने यहां पर पूरी तरह से आप देखिए सफाई कर्मचारियों का समर्थन भी किया है, क्योंकि कल यहां खबर डोडा से दिखाई जा रही थी, लेकिन इस वक्त आपको अपडेट हम रामबन से दिखा रहे हैं, जहां पर डोडा के साथ साथ रामबन में भी इस पूरे धरने प्रदर्शन का असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल से रामबन में भी चारों ओर गंदगी पसर चुकी है और कई सभासदों ने सफाई कर्मचारियों का समर्थन कर दिया है। उपराज्यपाल प्रशासन से ही जल्द इस पर सुनवाई करने की मांग कर दी गई है। इससे पहले जिला डोडा के अंदर गंदगी के अंबार लगाए गए और पूरी तरह से चेतावनी सफाई कर्मचारियों की तरफ से दी गई कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और अब ये आग आप देखिए दूसरे जिले में भी फैलती हुई नजर आ रही है, जहां पर पहले
डोडा के अंदर सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आए और आज रामबन के अंदर भी ये लोग लामबंद होते हुए नजर आए हैं। साफ तस्वीरों में आप देखिए गंदगी के अंबार किस तरह से लगे हुए हैं और ठीक ऐसी ही तस्वीरें जिला डोडा के अंदर भी देखने को मिली थी, जहां पर गंदगी की वजह से काफी लोग परेशान भी हो रहे थे। हमारे साथ नदीम जुड़ चुके हैं रामबन से। नदीम, ये बताइए, जिस तरह से सफाई कर्मचारी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले डोडा के अंदर भी धरना प्रदर्शन हुआ और आज रामबन तक ये लोग पहुंच गए हैं, तो जाहिर तौर पर प्रशासन को क्या लगता है कि कितना जल्दी इस पर एक्शन लेने की जरूरत थी? जी बिल्कुल आशा, देखिए जिस तरह से हमने देखा कि जो सफाई कर्मचारी हैं म्यूनिसिपल काउंसिल रामबन के, वो आज 5वें दिन में एंटर हो चुके हैं जो उनकी स्ट्राइक है, और वो काम नहीं कर रहे, काम छोड़ हड़ताल पर है। उनकी डिमांड्स है कि हमें रेगुलर किया जाए और जो संडे के दिन भी वो काम करते हैं उसकी पे भी रिलीज की जाए, और जिन लोगों का टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया उन्हें रेगुलर किया जाए। कहीं न कहीं इस सब को देखते हुए हमने देखा कि रामबन कस्बा के अंदर इस वक्त कूड़ादान में तब्दील हो चुका है। कचरे के ढेर जगह जगह देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो फुटपाथ की बात करें, गली कूचों की बात करें या फिर बस स्टैंड रामबन की बात करें, तो हर तरफ कचरे के ढेर नजर आ रहे हैं, गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं। और इन तमाम चीजों को देखते हुए जो बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया है जो सफाई कर्मचारी हैं उनको, और उन्होंने भी सरकार से मुतालबा किया है कि इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि सफाई का जो काम काज है फिर से चल सके। म्युनिसिपल जो कॉर्पोरेटर्स हैं या फिर चेयरमैन है, उनका ये कहना था कि जब तक सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे, अपना काम नहीं करेंगे, तो तब तक हम भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सफाई का काम ही इनका, और सफाई का काम जब तक बाजार में नहीं होगा तो तब तक कोई भी काम बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। लोगों को चलने में दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं, और कहीं न कहीं म्युनिसिपल कमेटी के जो कॉर्पोरेटर्स हैं जिनको लोगों ने वोट देके जिताया था, आज लोग जरूर उन्हें फोन कॉल तो करते हैं कि जब गंदगी के ढेर पड़े ये कब उठाए जाएंगे, लेकिन उनके हाथ में भी कुछ नहीं है। और इसलिए उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि म्युनिसिपल जो काउंसिल के या म्युनिसिपल कमेटीज या फिर जो भी सफाई कर्मचारी की जरूरत है कि आला अधिकारियों पर, जिन पर वो आस लगाकर बैठे हैं, उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, और एलजी प्रशासन को इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है, कुछ ऐसा। जी बिल्कुल आशा, जाहिर सी बात है कि जो भी अर्बन लोकल बॉडीज का डायरेक्टर है उनको भी चाहिए कि वो इस पर देखें और इनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए। क्योंकि देखिए, हम तो एक तरफ कह रहे हैं कि बीमारियां न फैले, लेकिन जब बाजार में गंदगी के ढेर रहेंगे तो जाहिर सी बात है बीमारियां फैलेंगी और लोगों को चलने फिरने में दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त हाथ पे हाथ धरे रह गए हैं वो लोग जिनको लोगों ने वोट देकर। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि रामबन में भी किस तरह से सफाई कर्मचारी धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आला अधिकारियों पर जो आस लगाए बैठे हैं वो यहां पर काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एलजी प्रशासन को इस पर गौर फरमाने की जरूरत है कि पहले जिला डोडा के अंदर सफाई कर्मचारी लामबंद हुए और उसके बाद अब जिला रामबन के अंदर भी ये सारा मंजर देखने को मिल रहा है, और अगर इसी तरह से ये बढ़ता गया तो जाहिर तौर पर हर एक जिले के अंदर ये आग पहुंचती हुई नजर आएगी, जिस पर पहले ही संज्ञान लेने की जरूरत है। आगे बढ़ जाएंगे, जम्मू आपको लिए चलते हैं, क्योंकि जम्मू में भी आईबी सेक्टर से आपको खबर दिखा देते हैं, जहां पर जम्मू सेक्टर में आईबी पर बीएसएफ ने अतिरिक्त यहां तैनाती कर दी है और कोहरे की आड़ में आतंकियों की घुसपैठ करने की आशंका जताई जा रही है, और घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है और हर तरह से मोर्चा यहां पर संभाला गया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर आप देखिए आईबी पर किस तरह से तैनाती को बढ़ा दिया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को किस तरह से वहां पर तैनात किया गया है, और इसमें कोई दोराहे नहीं है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किस तरह से काम कर रही है, लगातार मुस्तैदी अपनी दिखाती हुए। लेकिन उसके साथ ही अगर पाकिस्तान की बात करें, क्योंकि दुश्मन मुल्क है और उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, घुसपैठ होने की आशंका यहां पर जताई जा रही है, जिसको मद्देनजर रखते हुए तैनाती को और ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, जिस तरह से नए साल को लेकर अगर बात करें तो हर बार पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश करने की एक फिराक जो है वो देखी जाती है, लेकिन इस बार यहां पर जो इनपुट जारी हुए हैं उस पर कहीं ना कहीं एक्शन में आती हुई बीएसएफ नजर आ रही है, ज्यादा तैनाती वहां पर कर दी गई है। इस वक्त के क्या कुछ है ताजा हालात वहां पर? देखिए, बिल्कुल बीएसएफ ने अतिरिक्त जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कर दी है। खासतौर पर अगर बात करें तो पाकिस्तान के उस पार लॉन्च पैड्स पर आतंकवादी कहीं ना कहीं सक्रिय हुए हैं और वो इन्फिल्ट्रेशन करने की फिराक में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये जो साल है जनवरी महीना जो शुरुआत होती है साल की, तो इस महीने में धुंध कोहरा काफी ज्यादा देखने को मिलता है और इसी धुंध कोहरे की आड़ में कहीं ना कहीं वो इन्फिल्ट्रेशन करने में जो वो एक प्रयास करते हैं, ये कोशिश करते हैं कि वो भारतीय सीमा में घुसे और वो कश्मीर घाटी को बढ़ जाए या फिर यहाँ जम्मू के आसपास जहां माहौल खराब किया जाए।
उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार जो अतिरिक्त जो सुरक्षा बल है उनकी तो तैनाती कर ही दी है, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ आधुनिक उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए। उसी के साथ साथ आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान एक तरफ जो रेंजर्स हैं उनके वो ड्रोन के माध्यम से यही कहीं ना कहीं यहां पर माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, दूसरे आतंकवादी, ये दो चैलेंज जो है वो बीएसएफ लेकर चल रही है। उसी को लेकर यहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बल है उनकी तैनाती कर दी है और उसी के साथ साथ पेट्रोलिंग को भी लगातार बढ़ाया गया है। यानी अगर एक पार्टी होती है पेट्रोलिंग की तो उसके साथ साथ अब 2-3 पार्टीज को जो वहां पर तैनात कर दिया गया, यानी पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर बीएसएफ ने नजर रखी है। उसी को लेकर ये सारी व्यवस्थाएं जो बीएसएफ की तरफ से बनाई गई है। हालांकि सीज फायर को लेकर बात करें तो सीज फायर का अभी कोई उल्लंघन तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के ऊपर भरोसा करना जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। कब ये किस तरह की नापाक हरकत कर दे उसको लेकर बीएसएफ ने अपने आप को पहले ही तैयार कर लिया है। बनाए रखेंगे आपको अपने साथ अगली खबर के लिए भी। तो फिलहाल आपने देखा कि आईबी के हवाले से ऋषि अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से बीएसएफ ने मुस्तैदी को बढ़ा दिया है, अलर्ट पर है और अगर किसी भी घटना को अंजाम देने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की जाती है तो माकूल जवाब भी दिया जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, एक और बड़ी खबर आपको सांबा से ही दिखा देते हैं क्योंकि कोरोना के हवाले से बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है, जहां पर धीरे धीरे अब कोरोना का प्रकोप बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की वजह से लोगों को काफी परेशानियां आने वाले समय में झेलनी पड़ सकती हैं और जिले में 2 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन यहां पर बना दिए गए हैं और मंडी, संगवाली और नानक चक, यहां ये 2 इलाके हैं जहां पर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और प्रशासन ने टेस्टिंग की प्रक्रिया में और ज्यादा तेजी ला दी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट जिला सांबा से देखने को मिल रही है, जहां पर जिले में 2 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन अस्तित्व में आ गए हैं और बना दिए गए हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जहां बार बार आम जनता से अपील की जाती है कि सहयोग कीजिए, यहां अपना योगदान दीजिए और आम जनता कितना योगदान दे रही है वो सब आपके सामने, क्योंकि योगदान नहीं देने का ये सारा नतीजा है जिसकी वजह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बार बार यहां पर बनाए जा रहे हैं, जो एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। ऋषि खजूरिया के पास ही चलेंगे क्योंकि ऋषि खजूरिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ऋषि, आप ये देखिए कि एक तरफ आम जनता से अपील की जाती है कि योगदान दीजिए, अपनी जो सतर्कता है वो बनाकर रखिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। 2 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन। देखिए आशा, ये एक चिंता का विषय है कि लगातार माइक्रो कंटेनमेंट जोन की संख्या जिला सांबा में बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले ही 2 नए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए थे और मुझे लगता है कि 48 घंटे के भीतर ये 2 और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने हैं। अब जिला में जो संख्या है माइक्रो कंटेनमेंट जोन की ये 7 हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना का डर जो है एक बार फिर से देखने को मिल रहा है, लेकिन हमने सीएमओ के साथ बात की है, उनका ये कहना है कि इतने ज्यादा केसेस सामने नहीं आए हैं, लेकिन अगर किसी इलाके से इक्का दुक्का केस भी सामने आ रहा है तो उस इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाना जो है वो अनिवार्य हो जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी घातक है, उसकी जो इन्फेक्शन है काफी तेजी से फैलती है। उसी को लेकर ये माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं और मंडी संगवाली जो कि सांबा तहसील में ये इलाका पड़ता है और उसी के साथ दूसरा जो बनाया गया है ये नानक चक जो गांव है, ये नेशनल हाईवे के साथ सटा इलाका है। तो ये 2 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने हैं और खासतौर पर यहाँ पर जो लोग पॉजिटिव आए हैं उनके कॉन्टेक्ट में जो लोग हैं, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है और यहाँ इस इलाके में रहने वाले लोगों की टेस्टिंग भी की जाएगी। यानी 100% टेस्टिंग को पूरा करना है और यहाँ पर नोडल ऑफिसर्स की तैनाती कर दी गई है, जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं उनकी भी तैनाती कर दी गई है और यहाँ पर व्यवस्था जो वो इनकी तरफ से बनाई जाएंगी, खासतौर पर इमरजेंसी सेवाओं को लेकर। तो हमें कहीं ना कहीं अपना जो अपनी सोच है वो बदलने की जरूरत है। हम पूरी तरह से इस समय लापरवाही कर रहे हैं, खासतौर पर जब हम पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो वहां लोग बिना मास्क के देखे जा रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना हमारी एक जिम्मेवारी बनती है। तो उसी के चलते अब कहीं ना कहीं एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि जिला सांबा में कोविड ने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं, लेकिन अगर डर लगता है तो वो लगता है ओमिक्रॉन वेरिएंट से। लेकिन उसके साथ साथ लोगों में हम भी ये संदेश भी देंगे कि पैनिक वाली या डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही माध्यम है, एक ही इलाज है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। लेकिन तो यहाँ पर सवाल ये है कि अब यहाँ एक बार फिर से माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं, प्रशासन काम कर रहा है, आम जनता सहयोग कह रही है कि वो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। अब क्या लगता है कि आगे किस तरह से काम करने की जरूरत है प्रशासन को भी और लोगों को भी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रशासन को सबसे पहले तो ये जो संदेश दिए जा रहे हैं कि लोगों को कि आप लोग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करिए, लोग कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते भी है, लेकिन व्यवस्थाएं पहले प्रशासन को अपने एंड पर भी बनानी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों में भी देखी जाती है।
और दूसरी बात मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय राजनीतिक माहौल कितना अपना एक पकड़ता जा रहा है, क्योंकि डिलिमिटेशन को लेकर बात की जा रही है। उसके बाद रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। तो मुझे लगता है कि आम जनता हर बार इसमें पिसती हुई नजर आती है, तो क्यों ना लगाम इस बार नेताओं पर भी लगाई जाए। जो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए, राजनीतिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर भी रोक लगनी चाहिए, तब जाकर आम जनता अपना सहयोग देती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे थे, जो पूरी तरह से एक सवाल यहां पर छोड़ गए हैं कि जब तक सरकारी कार्यालयों के अंदर होने वाले कार्यक्रमों पर रोक नहीं लगेगी, उस पर एहतियात नहीं बरती जाएगी, साथ ही साथ राजनीतिक तरीके से जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन पर रोक नहीं लगेगी, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको कटरा से एक खबर दिखा देते हैं जिसमें आज काफी चिंता जो है वो बनती हुई नजर आई। नए साल का स्वागत जहां आज दुनिया भर के लोग हर्षोल्लास के साथ करते हुए नजर आए, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए नया साल खुशियां लाने की बजाय मातम लेकर आया है। और माता वैष्णो देवी के पवित्र भवन परिसर में आज तड़के पेश आए बड़े हादसे ने देश के साथ साथ विदेशों में भी बसे हुए भारतीयों को हिलाकर रख दिया। नए साल के पहले दिन में ही मां वैष्णो देवी के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालुओं की भीड़ में आज तड़के भगदड़ मचने की वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 16 अन्य घायल हो गए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हादसे पर दुख जताया और भगदड़ में जान गंवाने वालों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा यहां पर कर दी गई, ऐलान कर दिया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी भगदड़ यहां पर मारी है। और आपको यह भी बताते चले, इस लाइन को यहां दुरुस्त कर दें कि मनोज सिन्हा ने भी भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने का ऐलान किया। ये सही यहां पर बात थी। और उधर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माता वैष्णो देवी भवन में भगदड़ मचने के कारण हुई माता के पूरी तरह से जो भक्त हैं, जो मौतें यहां पर हुई हैं, उनकी जांच के लिए भी उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। उसके आदेश जारी कर दिए गए हैं कि कमेटी का गठन किया जाएगा और पूरी तरह से जांच की जाएगी कि आखिर किस तरह से ये यहां पर हादसा पेश आया है। और जांच कमेटी की अध्यक्षता गृह विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी करेंगे। इसके अलावा एडीजीपी जम्मू और डिविजनल कमिश्नर जम्मू भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। और भगदड़ मचने के कारणों का अभी तक स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है। और सूत्रों का यह कहना है कि गेट नंबर 3 के बाहर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई थी और नववर्ष पर माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए जहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए थे, तो फिलहाल यात्रा को कटरा में ही रोक दिया गया है। और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं। उन्होंने घटना की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को भी दी है। लेकिन इसी खबर पर जानकारी ले लेते हैं। ग्राउंड पर इस वक्त हमारे संवाददाता सोनू कोली जुड़ चुके हैं और लगातार सुबह से नजर बनाए हुए हैं। सोनू, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त की ताजा अपडेट क्या है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है? सोनू, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। बताइए क्या कुछ चल रहा है वहां पर, इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है? जी, वहाँ पे देखिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो वहाँ पे नारायणा हॉस्पिटल में जो वहाँ पे इंजर्ड है, उनका जायजा लेने के लिए वहाँ पे पहुंचे हैं। और यहाँ पे कटरा में भी काफी सारे उच्च जो भी है यहाँ पे रविंद्र रैना जी, स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, वो सारे यहाँ पे बार बार यहाँ पे चक्कर लगा रहे हैं और सब यहाँ पे देख रहे हैं। उनके जो मृतक के जो शव थे वो वहां से पूरी और से यहाँ पे शाहीपुर की पूरी सहायता से उनके घर भेजे गए हैं। बाकी जो कमेटी है वो गठित कर दी गई है। अभी सूत्रों के बारे में खबर आ रही है एलजी मनोज सिन्हा भी यहाँ पे दौरा करने वाले हैं। ये बताइए, जो लोग घायल हैं उनका इलाज किस तरह से चल रहा है और किस तरह से स्थिति उन लोगों की बनी हुई है? जी, उनका इलाज पूरी तौर से चल रहा है। जो शाहीपुर के जो सुपर स्पेशलिस्ट नारायणा हॉस्पिटल है, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा है। इलाज बिल्कुल फ्री वहाँ पे चल रहा है। और बोले कि शाहीपुर की तरफ से ये कहना है कि जो भी यात्री अगर ठीक होता है, जो ठीक है, उनको वहां से गाड़ी करके उनके घर जाके छोड़ दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कटरा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो सुबह से ही इस खबर पर नजर गड़ाए हुए हैं। और लगातार जो हादसा पेश आया है उसमें आपने देखा कि जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों तक उन्हें पहुंचाने के लिए पूरा काम हो रहा है। और जो लोग घायल हैं नारायणा के अंदर, उनका अस्पताल के अंदर पूरी तरह से इलाज चल रहा है। और जितेंद्र सिंह भी वहां पर मौजूद है और भी कई आला अधिकारी और कई नेतागण वहां पर मौजूद हैं। फिलहाल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से कमर जो है वो कसी गई है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।